नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। योगी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में अब मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में है, यानी कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह है कि फरवरी के पहले सप्ताह में ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो किस प्रकार के समीकरण साधने की तैयारी में है सरकार इस फेरबदल के जरिए? क्योंकि जब कोई नए चेहरे शामिल होते हैं या मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का फेरबदल होता है, वो साफ तौर पे ये संकेत होता है कि अब सरकार अपने आप को और चुस्त दुरुस्त बनाने की तैयारी में है। तो ये हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा दर्शकों, मंत्रिमंडल विस्तार की बारी, मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी। अब कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, तो इससे एक बात तो तय है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर रही है। यानी कि कार्यकाल के आखिरी साल में जिस प्रकार का फेरबदल हो रहा है उससे साफ तौर पे संकेत हो रहे हैं कि आगामी विधानसभा जो चुनाव जो कि अगले साल प्रस्तावित हैं उन्हें लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम तरीके के समीकरण बनाए जा रहे हैं। लेकिन किस प्रकार के समीकरण साधने की तैयारी में सरकार है, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना प्रस्तावित है। फरवरी के पहले हफ्ते में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि योगी कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 19 मार्च को अपने 4 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन उससे पहले योगी कैबिनेट का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होना है। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तब शुरू हुई जब पूर्व नौकरशाह और पीएम मोदी के करीबी ए.के. शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली, फिर वह एमएलसी बन गए। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर मंत्री समूह के साथ इनकी बैठक के बाद इसे और बल मिल गया है। फरवरी के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो हाल ही में जो 10 एमएलसी बीजेपी से चुने गए हैं उनमें से 3 का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो योगी सरकार जो अपने चौथे साल में चल रही है, मार्च के आसपास 4 साल पूरे हो जाएंगे और अगले साल लगभग इसी वक्त हम लोग विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 1 महीने का राजनीतिक घटनाक्रम देखा जाए बीजेपी सरकार के लिहाज से, तो जिस तरह से पहले अरविंद शर्मा उनको लाया गया और सीधी सी ये बात की गई कि महत्वपूर्ण पद उनको दिया जा सकता है, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा जो कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए उन्होंने किया, उसमें भी तमाम तरीके की मीटिंग्स हुई, काफ़ी सारे जो लोग हैं उनसे फीडबैक लिया गया। और उसके बाद अब ये खबर कि शुक्रवार यानी कि कल को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो दिल्ली जा सकते हैं, महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे इस बात के संकेत कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबर मिल रही है उसे लेकर के एक के बाद एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पुख्ता किया जा रहा है। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हमारे साथ यासिर सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं सपा से। यासिर जी बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। मनोज जी सबसे पहले आपके पास आऊंगी प्रश्न को लेकर के। पिछले 1 महीने की राजनीतिक गतिविधि जो उत्तर प्रदेश में रही है वो सुर्खियां बनाने वाली है। जिस तरह से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका लखनऊ का दौरा हुआ था और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अंतिम जो साल है योगी सरकार का, मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जो हाल फिलहाल एमएलसी वाले चुनाव हुए थे परिषद जिसमें बीजेपी की 10 सीटें थी, ये भी खबर है कि उनमें से 3 चेहरों को कम से कम मंत्री पद दिया जा सकता है। इस तरह के फेरबदल करके
आप कहेंगे जब लगभग लास्ट टर्म चल रहा है, तो किस तरह के समीकरण साधने की तैयारी में सरकार है जो इस प्रकार के फेरबदल की खबर सामने आ रही? ऐश्वर्या जी, दरअसल अगर आपको याद हो, विगत वर्ष जब सरकार के 3 साल पूरे हुए थे, उसके इर्द गिर्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार या इसका एक्सटेंशन, या एक दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि कुछ लोग संगठन से मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल से संगठन में जाने की चर्चा जोर पे थी। लेकिन उसी के तुरंत बाद कोरोना काल, फिर लगातार लॉकडाउन और परिस्थितियां ऐसी रहीं कि चीजों को करते 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 और हम आज थोड़ा और पीछे जाएंगे जब उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव के बाद फिर विधान परिषद का चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, कल प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली जाना। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है। 2022 का चुनाव उसके सामने है और उसको देखते हुए, क्योंकि लगभग महीने की बात अगर नहीं करें तो सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। जो लोग मंत्रिमंडल रहते हुए जिनके पास कार्यभार की जिम्मेदारी थी या जो लोग संगठन में बेहतर काम कर रहे थे, तो अब दोनों को तालमेल बिठाते हुए कुछ इधर का उधर, उधर के इधर होना स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, जो 10 एमएलसी अभी नए चुन के आए हैं, बार बार हम आप सब लोग जानते हैं कि अरविंद शर्मा के नाम को लेकर के काफी चर्चाएं या लगातार बातें सुर्खियों में रही हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, प्रधानमंत्री के काफी करीबी रही हैं, गुजरात के से उनका वास्ता रहा है। लेकिन इन सब बातों का अगर लब्बो-लुआब देखें या निचोड़ देखें, तो भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव से पहले एक जो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण होता है उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और उन सबका एक वैचारिक और लोगों में संदेश देने का कहीं न कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी। और ये फेरबदल जो होगा वो मैंने कहा ना कि ये 1 साल पहले भी हो सकता था सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि 1 साल सीधे सीधे टल गया। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट फरवरी में बदलाव जरूर होंगे। कुछ बड़े चेहरे आपको संगठन में दिखेंगे और संगठन के कुछ बड़े चेहरे आपको मंत्रिमंडल में दिखेंगे, और कुछ नए लोग भी जो विधान परिषद या विधानसभा उपचुनाव में जीत के आए हैं उनको भी, उनकी भी ताजपोशी की जा सकती है। तो कह सकते हैं ये एक्सपेंशन जो कि ड्यू था पिछले साल में, उसको इस बार करने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। केसी जैन जी, स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। मंत्रिमंडल में विस्तार की जो ये खबरें मिल रही हैं बीजेपी की तरफ से, हाल फिलहाल जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भी लखनऊ का 2 दिवसीय दौरा हुआ था, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि करीब आधा दर्जन जो मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। बीजेपी अंतिम साल है, ये किस प्रकार के समीकरण अब बिठाने की कोशिश कर रही है, या ये कहा जाए अगले साल जो चुनाव है उन्हें लेकर के अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तो जो क्षेत्रीय चुनाव होने हैं, वो ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं जी। तो उनकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कर रही है। और माननीय नड्डा जी का जो दौरा हुआ उत्तर प्रदेश में, उस दौरे में उन्होंने चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, सभी लोगों को बराबर रूप से टाइम दिया और सबका सम्मान करते हुए सबके साथ उन्होंने मीटिंग की। साथ ही साथ उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किया, माननीय नड्डा जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि जो भी मंत्री हैं, जो भी नेता हैं, वो पब्लिक के बीच में जाएं। और पहली बात तो ये कि सारे लोग पहले से ही जा रहे हैं, लेकिन उनके दिशा निर्देश के बाद अगर कहीं पे कोई ढीला ढवाली थी तो हमें लगता है कि वो सक्रियता दिखाई देगी। और भारतीय जनता पार्टी के वो चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, क्षेत्रीय मंत्री हो, या प्रदेश के संगठन मंत्री हो, प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, तो प्रदेश से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के मंडल तक जो भी पदाधिकारी हैं, उनका जगह जगह पे लगातार प्रवास हो रहा है। और जो 2022 की तैयारी की बात है, तो 2022 की तैयारी के लिए बिल्कुल हम कमर कस चुके हैं, हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा जिस तरीके से पहले था कि भयमुक्त समाज और न्यायप्रिय समाज, तो न्यायप्रिय सरकार, भयमुक्त समाज का जो हमारा नारा था, उस पे सरकार काम कर रही है कि सरकार न्यायप्रिय सरकार देने का काम उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है।
आप देखिए अपराधियों के अंदर जिस तरीके से भय व्याप्त हुआ है और उनका मनोबल गिरा है, वो चाहे उनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही हो या भगौड़े अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा हो, तो भय और दहशत अपराधियों में जिस प्रकार से कायम है, इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ और जनता राहत की सांस ले रही है। तो हम जो हमारा मुख्य मुद्दा है, तो विकास और भय मुक्त वातावरण, दोनों चीजें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो काम किए हैं वो जनता के बीच में हम बताएंगे कि हमने क्या काम किए, और जनता डिफरेंस तय करेगी कि पिछली जो सरकारें थी वो और वर्तमान की सरकार में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ आप देखिए, चाहे किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी हो या छात्र छात्राओं को जो है उनको स्कॉलरशिप देने की बात हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां देने की बात उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं। अभी जो 68,000 नौकरियां थी शिक्षा क्षेत्र की, वो भी भरी गई। तो लगातार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं और इन्हीं कामों को लेकर के अब जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, सरकार के काम और सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार वो एक प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से यासिर सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। यासिर जी, उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार बनती है, जातिगत समीकरणों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये हमने लगभग हर सरकार में जब मंत्रियों का जो डिपार्टमेंट बांटा जाता है उसमें देखा है। चाहे जब 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, तो जिस प्रकार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उनके समीकरणों को देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई थी। ऐसे में अब बीजेपी में कैबिनेट विस्तार की जो खबर आ रही है, अंतिम कार्यकाल है बीजेपी सरकार का, आपके लिहाज से किस तरह के समीकरण साधने की कोशिश इस कैबिनेट विस्तार के जरिए की जा रही है? देखिए, अभी मेरे दोस्त केसी जैन साहब कह रहे थे कि हम लोगों ने, हमारी बीजेपी ने भय मुक्त वातावरण पे काम किया। आज देखिए, हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा भय व्यापारी को हो व्यापार करने से, भय किसान को है फसल बेचने से, हर तरफ भय का माहौल है। और ये कह रहे हैं कि हमने भय मुक्त सरकार करी। आपने कहा विकास, किस चीज का विकास हुआ है? क्या ये कहना कि अपराधियों को ठोक दो ये विकास है? क्या ये कहना कि किसी भी तरीके का ऐसी अराजक चीजें बन जाएं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आज की डेट में व्यापार करना या किसी भी तरीके का काम करना, हर आदमी अपनी जगह पर डरा हुआ है? मैं नहीं मानता इस सरकार को कि इसने किसी भी तरीके से विकास करा है। रही बात मंत्रिमंडल की, तो जब 1 साल 1.5 साल सरकार का बचा, तब किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने से या किसी भी जाति समुदाय के लोगों को अलग अलग जो छूट गए, जो रह गए, उनको जोड़ने से ये कोई भी तरीके से पब्लिक समझने वाली नहीं। सब समझ रहे हैं किसने विकास करा है, किसने पहले विकास करा है, किसने क्या क्या चीजें करी हैं। लखनऊ में सारी चीजें नजर आ रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम करे वो नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है, लैपटॉप वितरण नजर आ रहा है। बच्चे के पास लैपटॉप है, जो बच्चे परचेज नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, उनको फ्री में लैपटॉप मिले। तमाम सारी जेट तक उतर गया एक्सप्रेसवे पर। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपने क्या करा? आपने 3-3.5 साल में क्या करा? आप बताइए। जो किसान कर्ज माफी की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आंकड़ों में हो सकती है। ठीक है, फिर से आऊंगी मैं यासिर जी आपके पास, लेकिन फिलहाल दर्शकों यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह बीजेपी सरकार इस बात को लेकर के भी लगातार आप कहेंगे सवालों के घेरे में रही है, या खुद सरकार भी इस बात को कहती है कि सरकार काम करने के लिए इच्छुक है, प्रतिबद्ध है, लेकिन जो नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। इन फेरबदलों से उन पर क्या असर पड़ेगा? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। नए समीकरणों की बारी, मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों से कि किस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के, योगी कैबिनेट में विस्तार को लेकर के जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके जरिए क्या बदलाव हो सकता है, क्या समीकरण इधर से उधर हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने का हम जो राजनीतिक तमाम सुगबुगाहट है उसको उठा करके देखें, जो घटनाक्रम है उसे देखें, तो जिस तरह अरविंद शर्मा जी उनको लाया गया और इस चीज़ को लेकर के सरकार पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आप कहेंगे सवालों के घेरे में भी रही है कई कामों को लेकर के, और सरकार ने खुद भी माना है कि सरकार की मंशा काम करने की होती है, सरकार की मंशा तमाम योजनाओं को लागू करने की होती है, लेकिन जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कामों में ढिलाई की जाती है। शायद उन पर जो सरकार अपनी पकड़ बनाना चाहती है वो नहीं बन पा रही है, इसीलिए उनको लाया गया। उनको मंत्री पद देने की बात भी कही गई, जो विधान परिषद का चुनाव था उस पर भी उनको खड़ा किया गया। क्या ये एक बड़ा फैक्टर है, उनको मंत्री पद मिल सकता है इसको लेकर के? नहीं ऐश्वर्या जी, होता क्या है कि दरअसल सरकारों के कार्य या उनकी योजनाओं का एग्जीक्यूशन पार्ट तो हमेशा ब्यूरोक्रेट के हाथ पर रहा है, और ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से उस योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उतना ही सरकार की उपलब्धियों या सरकार के साथ वो चीज़ें जुड़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए अरविंद शर्मा एकाएक उनका नाम आया, विधान सदस्य करते हैं, फिर विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं, और अभी भी कयासों की बात हम कर लें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं दबे जबान से वो भी कुछ ना कुछ बोलने के लिए स्थिति में रहते हैं। पर हम लोग मीडिया की निगाह से या पत्रकार की निगाह से इस बात को देख सकते हैं कि होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार कई चीजों का परिचायक होता है, उसमें सरकारी किसी की भी हो, और कोई पहली बार ऐसा नहीं कि 5 साल में सरकार का एक्सटेंशन पहली बार होने जा रहा मंत्रिमंडल का, ये होता रहता है, एक रूटीन काम है। 1 साल डिले होने के बाद सरकार के अंतिम वर्ष को लेकर के मैंने आपसे कहा कि उपचुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, 10 विधान परिषद सीटें भी वो जीती हैं, तो इनको क्षेत्रवाद पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चाहे पश्चिमांचल की बात कर लें, हम भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल की बात कर लें, या मध्य का एरिया हम ले लें, प्रयागराज ले लें, आपका फैजाबाद ले लें, तो देखिए इन सब एरिया जो लोग आए हुए हैं, जिनके साथ जो होता क्या है कि जब आप मंत्रिमंडल में चुने जाते हैं तो उस जनता को ये लगता है कि हमारा विधायक या हमारा विधान परिषद या हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार के बीच में है। अरविंद शर्मा को लेकर के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हुई, विधान परिषद वो चुने गए, तो बड़े पदों की देने की बात लगातार हो रही है, और वो बड़े पद मंत्रिपरिषद से ही दिए जा सकते हैं।
चर्चाएं कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, संगठनिक तौर पे चाहे प्रदेश का संगठन हो चाहे वो केंद्र का हो, तो मिलजुल करके मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। और मैं फिर कहना चाहूंगा, जातिगत के अलावा उपचुनाव में जीते हुए लोग, विधान परिषद में जीते हुए लोग, और विगत दिनों जो लोग कुछ छोड़ के इनको गए हुए हैं, चाहे वो राजभर की बात कर लें 2019 में, बहुत चीजों का बैलेंस बिठा करके अंतिम एक्सटेंशन होगा। तो लोगों को देना भी है, मैसेज भी देना है, और बहुत सारे ऐसे सकुशल लोग हैं जिनको लगता है कि सरकार से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अब वो संगठन में कर सकते हैं, तो लोग बाहर से नहीं आएंगे। केसी जैन जी इस बात से बिल्कुल सहमत भी होंगे कि ये ड्यू है। ये हम लोग को बहुत अच्छे से याद है कि पिछले साल दिसंबर जनवरी तक ये बात हो रही थी, लेकिन फिर फरवरी के दौरान फिर लगातार कोरोना काल होता चला आया। तो ये सही समय होगा, और होती रिसफलिंग से कामों में तेजी होती है। जिनको मौका मिलता है वो ज्यादा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, और सारी चीजें 2022 के चुनाव के मद्देनजर हो रही है। जिला पंचायत चुनाव ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो छोटा चुनाव, आपने देखा होगा हैदराबाद के चुनाव में किस तरीके से इन लोगों ने बूथ से लेकर के केंद्र तक कितनी उपलब्धि से लड़े, उसका उनका परिणाम भी मिला है। तो प्रदेश के लिए 2017 से 2022 को ये रिपीट करें, ये चुनौती इनके बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की है। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार पे कहीं ना कहीं हम उसके आसार जरूर देखेंगे। जी, हमारे साथ केसी जैन जुड़े हैं। केसी जी, मनोज जी की बात आपने सुनी, कितना सहमत है इस बात से कि बैलेंस बनाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव लंबित है, जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव अभी हुए, और जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव है, बीजेपी सारे कदम फूंक फूंक के रख रही है कि जिस जिस चीज की जहां जरूरत हो वहां पे वो चीज हम अभी के अभी दे दें, क्योंकि किसी की नाराजगी हम वहम नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं आदरणीय मनोज जी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगर कर्ज माफ किया तो कौन से जाति वर्ग का कर्ज उसमें माफ नहीं हुआ? अगर वो किसान है, उसके पास किसानी है, 1 बीघे का भी किसान है, तो उसका कर्ज माफ हुआ। अगर 2000 रुपए अकाउंट में पहुंच रहे हैं तो हर वर्ग को पहुंच रहे हैं। तो हम तो सबका साथ सबका विकास की नीति पे पहले से काम कर रहे हैं। और रही बात नेतृत्व में, तो नेतृत्व में भी हर जाति हर धर्म का जो है नेतृत्व है, और सबका सम्मान किया गया है। आप देखिए, जब राष्ट्रपति के चुनने की बात आई तो ये होता था कि एक दलित राष्ट्रपति होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे माननीय को चुना उसके उस पद के लिए भी। तो चाहे जिस पद पे हो, छोटे से लेके बड़े पद तक, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है सबका सम्मान किया है, और हमारा नारा भी रहा है सबका साथ सबका सम्मान। रही बात ये कि जो ये फेरबदल होने जा रहा है, या फेरबदल जो होगा सत्ता में या सरकार में, तो देखिए ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और ये पहले भी लगातार होती रही है। ये कोई इस सरकार की बात नहीं है, पहले की सरकारें भी करती रही हैं, और इस सरकार में भी लोग शामिल हुए हैं। तो लोगों को अलग अलग समय में अवसर दिया गया। तो अगर कुछ अन्य लोगों को इसमें जोड़ा जाता है तो इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो जाति और धर्म की राजनीति कहीं पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, सबका साथ सबका विकास पे हम काम कर रहे हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, और योग्य लोगों को योग्य जगहों पे बैठाया जा रहा है। तो इसका विकास भी मिलता है। मनोज जी के पास एक सवाल है, वो आपसे, ठीक केसी जी, मनोज जी के पास एक सवाल है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। जी मनोज। केसी जैन साहब, एक सवाल था मेरा। चलिए मैं मान लेता हूँ सारी चीजें सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग सिर्फ मीडिया के लोग क्यास लगा रहे हैं। 10 विधान परिषद सदस्य चुने जाने में, जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थे और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी थे, लेकिन उनसे ज्यादा कहीं न कहीं चर्चा अरविंद शर्मा की रही, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो आने वाले मंत्रिमंडल एक्सटेंशन में उनको उचित स्थान या एक बड़ा पद देने जा रहे हैं क्या? सीधा जवाब दे दीजिए। ये जो फेरबदल हो रहा है, जात धर्म हो रहा है, हाँ, जिन नए लोगों को शामिल किया गया है, आप देखिए, अगर नए 8 MLC हुए तो 8 लोगों को चुना गया, उनमें नए लोगों को अवसर दिया गया, और पहले भी तमाम सारे लोगों को चुना गया। तो ये देखना कि उनको खास करके स्पेशली इस पद पे बैठाने के लिए उनको दिया गया है, तो हाँ, सम्मान दिया जा रहा है, सबको सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन ये कहना किसी जाति धर्म को साधने के उद्देश्य से इस तरह से किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग्य व्यक्ति को योग्य पद पे महत्व दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के पहले से चल रही है, उसी आधार पे हम काम कर रहे हैं। और हम जनता के बीच में जो जाएंगे
वो अपने कामों को लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे जाति धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। केसी जैन साहब, मैं ये कह रहा हूँ, क्या टिकट का बंटवारा, क्या बात कर रहे हैं भाई? मेट्रो का जो आपने नाम लिया, मेट्रो का आधा अधूरा आपने उद्घाटन कर दिया। एक भी ट्रैक बना नहीं, आपने आधा अधूरा उद्घाटन कर दिया। आज मेट्रो कैसे ही चल रही है? अरे अब तो मेट्रो चलेगी। सारा काम, सारी प्रोफाइलिंग हमारे सरकार के टाइम पे कराई गई जैन साहब। अब जैसे चलेगी। कोरोना काल में हॉस्पिटलों को इसके पहले क्या सुविधाएं थी? केसी जी, ठीक है केसी जी, वक्त की सख्त कमी है। फिलहाल ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इनमें किन किन चेहरों को जगह मिलती है और क्या क्या उनको दायित्व मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ये इस चीज को भी निर्धारित करेंगे कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कितनी मजबूती के साथ उतरेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद यासिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन जी आपका भी धन्यवाद। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं